हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 17 सितंबर और 18 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरे आज का जो ये करंट अफेयर का सेशन है इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम टच करेंगे और हमारे नॉलेज में क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट क्या होता है और भारत ने इसको किस देश के साथ किया है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से सोशल मीडिया ने इंडिया में सुसाइड केस को ख़त्म करने के उद्देश्य से एक कैंपेन चलाया है, देयर इज़ हेल्प। और पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया जो अगले वर्ष होने वाला है, इसकी मेज़बानी भारत का कौन सा शहर करेगा। साथ ही साथ WHO ने पूरे वर्ल्ड को ट्रांस फैट फ्री करने का जो एक लक्ष्य रखा है, ये कौन से ईयर का लक्ष्य है कि पूरा वर्ल्ड ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। WHO ने एक टारगेट बनाया है अपने लिए। आइए फिर अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। भारत ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है जापान के साथ। क्या है ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। देखो, इससे पहले जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक कि अप्रैल माह में भारत ने लेमुआ एक साइन किया था। लेमुआ एग्रीमेंट का नाम था, जिसको भारत ने साइन किया था USA अमेरिका के साथ। क्या था लेमुआ ये था कि इसमें मिलिट्री बेस जो होते हैं, अब अमेरिका इंडिया का मिलिट्री बेस और इंडिया अमेरिका का मिलिट्री बेस यूज़ कर सकता है रीफ्यूलिंग के लिए, सप्लाई के लिए। यानी कि अभी कोई एयर बेस है, हमारा जो लड़ाकू विमान है वो सभी जा रहे हैं कहीं पे किसी मिशन पे हैं और उनका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, तो रीफ्यूल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेमुआ एग्रीमेंट के तहत अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को। और कुछ सप्लाई लेके किसी देश में कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स का, तो फिर रीफ्यूलिंग के लिए उसको यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी काम में रीफ्यूलिंग और सप्लाई, साथ ही साथ और भी अन्य पर्पज़, कहीं लड़ाई के दौरान रीफ्यूलिंग करनी है तो भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ अलग से और भी कंडीशन है। तो सेम ये जो लेमुआ भारत ने किया था अमेरिका के साथ, ठीक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ये भी वही सेम कंडीशन है। अब भारत और जापान एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। कोई रीफ्यूलिंग पर्पज़ है, सप्लाई का पर्पज़ है, इन सारे कामों के लिए भारत जापान का मिलिट्री बेस का यूज़ कर सकता है और जापान हमारे भारत के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका करेक्ट है बी, जापान के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने, जिसके तहत अब जापान के मिलिट्री बेस को इंडिया यूज़ कर सकता है और इंडिया के मिलिट्री बेस को जापान यूज़ कर सकता है कुछ कंडीशंस के साथ। और जापान ने भारत को लोन दिया है बुलेट ट्रेन के लिए, साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी जापान ने भारत को लोन दिया है। और भारत और जापान के बीच 3 युद्धाभ्यास होते हैं। एक धर्मा गार्डियन, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मिज़ोरम में अभी हुआ कुछ ही दिनों पहले, धर्म गार्डियन। और फिर शिनायु मैत्री, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। मालबारा, ये जो मालबारा है ये इसमें 3 देश करते हैं। ये नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, जापान और अमेरिका 3 देश मिलके मालाबार एक्सरसाइज को करते हैं। अब भारत 2+2 मीटिंग करेगा किसके साथ, जापान के साथ ही भारत कर सकता है 2+2 मीटिंग। 2+2 मीटिंग अभी तक भारत सिर्फ 2 देशों के साथ करता था, एक USA, दूसरा रसिया, अब तीसरा कौन सा देश हो गया, ये जापान हो गया। 2+2 मीटिंग में इसकी भारत की तरफ से
जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो, और साथ में भारत के रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री, ये चारों लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। यही 2+2 मीटिंग होती है। तो अब भारत जापान, रशिया और यूएसए तीनों के साथ 2+2 मीटिंग कर सकता है। ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है भारत और जापान के बीच। ये लेटेस्ट जापान के साथ का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कानूनी निवारण मंच का क्या नाम है? जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कानूनी निवारण मंच का नाम है सैरोड पोर्ट। सैरोड का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। क्या होता है कि समुद्री क्षेत्र में कोई विवाद होने पे, विवाद इन द सेंस कि कोई 2 जहाज आ रही हैं, कोई 2 शिप समुद्र के रास्ते आ रही हैं, फिर एक दूसरे शिप से कोई विवाद हो जाता है, कोई चोरी की घटना होती है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जहाजरानी मंत्रालय ने, सैरोड पोर्टल, जो समुद्री क्षेत्र के विवादों पर एकदम नियमित समय पे समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। और हमारे जहाजरानी मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने इस सैरोड पोर्ट का जो है उद्घाटन किया। भारत में एक तो देखिए हाईवेज़ होते हैं जिसपे रोड को हाईवेज़ बोलते हैं, और वाटरवेज़ क्या, जो समुद्र यानी पानी के रास्ते जो रास्ते बनाए जाते हैं, या जो रास्ते बनाए क्या जाते हैं पानी के रास्ते, एक फिक्स किया जाता है कि इसके और इसके बीच में ही आपको चलना है, यही रोडवेज है, वाटरवेज है ये। तो भारत में कुल 111 वाटरवेज हैं, जिसमें से नेशनल वाटरवेज 1 ये लॉन्गेस्ट है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में है, तो प्रयागराज से यूपी से जाएगा बिहार, बिहार से झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। टोटल 1620 किलोमीटर का नेशनल वाटरवेज 1 है। ये सबसे लंबा वाटरवेज है भारत का, और टोटल 111 वाटरवेज भारत में हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पे रखा है? ये बहुत ही फेमस नेम है, कल्पना चावला। कल्पना चावला ये भारतीय हैं और इनका जन्म जो हुआ था ये हरियाणा के करनाल में हुआ था, और 1 फरवरी 2003 को विमान दुर्घटनाग्रस्त होती है। कोलंबिया स्पेस शटल का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। कल्पना चावला एक साइंटिस्ट थी, नासा की साइंटिस्ट थी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और ये टॉप 15 साइंटिस्टों में से थी नासा की, और इन्हें अंतरिक्ष मिशन पे नासा द्वारा भेजा जाता था। ये इनका पहला अंतरिक्ष मिशन जो नासा से इन्होंने किया था वो 1997 में था, और ये पूरी तरीके से सफल रहा था। इनका दूसरा अंतरिक्ष मिशन था 2003 में, और ये अंतरिक्ष मिशन में ही कोलंबिया स्पेस शटल का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। पहला इनका जो मिशन था वो सफल रहा था 1997 में, और ये नासा की टॉप 15 साइंटिस्ट में से थी जिन्हें नासा अंतरिक्ष मिशन पर भेजता था। और अब अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन इनके नाम पे ही एक अंतरिक्ष यान का नाम रख रहा है, कल्पना चावला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ ए हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? सर्च प्रॉम्प्ट को शुरू किया है ट्विटर इंडिया ने। देयर इज़ ए हेल्प नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है ट्विटर इंडिया पर। भारत में जो सुसाइड केस बढ़ रहे थे उसको देखते हुए ही ट्विटर इंडिया ने ये एक सर्च प्रॉम्प्ट को शुरू किया है। इसमें माना जाता है कि अगर कोई किसी
टेंशन से है, किसी अवसाद के दौर से गुजर रहा है, तो वो उस दौरान अगर बातें करता है किसी से तो उसके अवसाद खत्म हो जाते हैं। तो देयर इज़ ए हेल्प इसी से संबंधित है कि आप अपने मन की पूरी बात ट्विटर के इस सर्च प्रॉम्प्ट पे जाके बोल सकते हैं और इससे आपका मन हल्का होगा और जो सुसाइडल टेंडेंसी है, जो सुसाइड करने का मन बन रहा है, वो फिर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? एयरो इंडिया 21 ये अगले साल फरवरी में होना है और पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये इसका 13वां संस्करण होगा। जो अगले वर्ष का होगा ये 13वां संस्करण होगा और इसकी मेज़बानी करेगा कर्नाटक में बेंगलुरु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एरो इंडिया 21 के इवेंट से संबंधित हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है इसी इवेंट से संबंधित। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इसको माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2 नाम से स्टार्टअप के लिए एक योजना शुरू किया है? आई स्टार्टअप 2 नाम से स्टार्टअप के लिए योजना का सेंस ये है कि इस योजना के अंतर्गत एक देखो अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, जो 2 सबसे कॉमन अकाउंट होते हैं। इसमें भी सबसे कॉमन तो होता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ओपन होता है। इसमें जनरली कोई भी इंटरेस्ट बैंक द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बिजनेसमैन को एक जगह से दूसरे जगह पैसे ले जाने की। क्या है कि कोई बिजनेसमैन है जो कि दिल्ली में अपना काम करता है, लेकिन उसे सामान कहाँ से मंगाना है? उसे सामान लेना है बेंगलुरु से और जो सामान उसको ख़रीदना है उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है कुछ करोड़ रुपए में। तो फिर करोड़ रुपए आप यहाँ से लेके जो है मतलब दिल्ली से लेके बेंगलुरु लेके जा नहीं सकते हो और एक साथ आप सेविंग अकाउंट से करोड़ रुपए निकाल नहीं सकते हो। तो यही फैसिलिटी करेंट अकाउंट में दी जाती है। लेकिन करेंट अकाउंट की जो शर्तें हैं उसमें कई सारी शर्तें हैं कि काफ़ी पुराना अकाउंट होना चाहिए और भी कई सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लेकिन अब ICICI बैंक ने करेंट अकाउंट जो नए स्टार्टअप हैं उनके लिए तुरंत से ही खोलने की योजना शुरू की है। यही है आई स्टार्टअप 2 योजना ICICI बैंक का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और योजनाओं को देखते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ये 100% पेपरलेस अकाउंट खोलने की सुविधा दी जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। भारत का पहला बैंक जिसने ऑनलाइन KYC सुविधा शुरू की ये है HDFC बैंक। कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम ATM की सुविधा दे रहा है SBI। ये पहला बैंक था, अभी तो कई सारे बैंक कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम ATM दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले SBI ने शुरू करा था और सबसे पहला जो कार्डलेस ATM लगाया गया था वो भी SBI के द्वारा ही लगाया गया था। क्या है ये कार्डलेस विड्रॉल सुविधा? अब इसमें क्या है कि जब आप ATM जाओगे तो ATM पे एक बार कोड होगा। आप बार कोड को स्कैन करोगे, अपना मतलब बैंक का जो मोबाइल ऐप होगा उससे बार कोड को स्कैन करोगे, आपको फिर अपना फ़ोन नंबर फिल करना होगा, फिर अपने फ़ोन में ही आपको रुपीज़ फिल कर देने होंगे कि कितने रुपए निकालने हैं और फिर उसको सबमिट करने के बाद ATM से उतने पैसे अपने आप निकल आएंगे। यानी बिना कार्ड के आप पैसे को निकाल सकते हो कार्डलेस विड्रॉल सिस्टम से। और आई स्टार्टअप योजना को शुरू किया है ICICI बैंक ने। ये करेंट अकाउंट ओपन करने की योजना है जो नए स्टार्टअप इंडिया में खोले जा रहे हैं उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने GDP में MSME के योगदान को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? MSME सेक्टर में GDP के योगदान को 30% से बढ़ा के कुल 50% करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। हमारे MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ही हैं। और एक साथ ही साथ इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर में 49% से बढ़ा के अब 60% एक्सपोर्ट करने का भी लक्ष्य रखा है।
इसको समझते हैं, यानी जितने सामान बनाए जाएंगे एमएसएमई सेक्टर के तहत उसमें से 60% को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है एमएसएमई सेक्टर के मंत्री नितिन गडकरी का। और भारत की जीडीपी में अभी जो योगदान है एमएसएमई सेक्टर का ये कुछ 30% है, इसको भी बढ़ा के इन्होंने 50% का लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो जीडीपी दर चल रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, और इसका प्रिडिक्शन अभी कुछ ही दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, यानी कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आरबीआई के प्रिडिक्शन के अनुसार निगेटिव जीडीपी ग्रोथ से भारत का जो ग्रोथ रेट होगा वो निगेटिव में होगा जीडीपी का प्रेजेंट फाइनेंस ईयर में। प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ये हमारे आरबीआई का खुद का प्रिडिक्शन है, यानी कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ होगा वो निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई। और बात करें मोदी गवर्नमेंट की, तो मोदी गवर्नमेंट ने 2024 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये लक्ष्य पूरा होने वाला है। और एक्सपोर्ट सेक्टर में 49 to 60% करने का लक्ष्य रखा गया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, और जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर के योगदान को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए ई गोपाला ऐप, नस्ल सुधार और बाजार सूचना पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई गोपाला ऐप और नस्ल सुधार और बाजार सूचना पोर्टल को लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये दोनों ही लॉन्च किया इन्होंने, वर्चुअल तरीके से लॉन्च करा गया बिहार में। ई गोपाला ऐप ये पशुपालन से संबंधित है और इसमें जो पशुओं की नस्ल है उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है, साथ ही साथ जो पशुओं का बाजार है उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। और इसी ई गोपाला ऐप के साथ साथ ही एक और ऐप को लॉन्च किया है, मत्स्य संपदा योजना। ये भी बिहार में ही लॉन्च किया गया है वर्चुअल तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा ही दोनों साथ ही साथ जो है लॉन्च किया गया है। वो ऐप, ये योजना मत्स्य संपदा योजना, ये मछली पालन से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली से बिहार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मंच स्थापित करने के लिए भी समझौता किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी पार्टी जेडीयू है। बिहार में भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है और अभी कुछ दिन में ही, आई थिंक कि 1 से 1.5 महीने के भीतर ही बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है। उन्हीं सब के मद्देनज़र बिहार में कई सारी योजनाओं को गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप लॉन्च किया, साथ ही साथ मत्स्य संपदा योजना को भी नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप के साथ ही लॉन्च किया है। बिहार में दोनों को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार ने हाल ही में राज्य का पहला टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ लॉन्च किया। नागालैंड के सीएम कौन हैं? नागालैंड के सीएम हैं निफ्यू रियो। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और क्या है ये टेलीमेडिसिन? टेलीमेडिसिन में जो हेल्थ सर्विसेज है उसको पूरी तरीके से टेलीफोन पे ले आया जाएगा। मतलब इसमें डॉक्टर की सर्विसेज, जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी सर्विसेज को घरों पर, साथ ही साथ जो मेडिसिन्स हैं उनकी सर्विसेज को भी टेलीफोन के ज़रिए ही नागालैंड में, पूरे नागालैंड में टेलीफोन के ज़रिए कर दिया जा रहा है। डॉक्टर सर्विसेज, नर्सेज सर्विसेज, हेल्थ वर्कर सर्विसेज, साथ ही साथ मेडिसिन सर्विसेज, ये सब टेलीफोन के ज़रिए ही नागालैंड की जो जनता है उनको प्रदान किया जाएगा नागालैंड की सरकार द्वारा। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है निफ्यू रियो। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी नाम से 2 टेलीफोनिक टेलीमेडिसिन जो है इसकी शुरुआत की थी कुछ दिनों पहले ही, जब कोविड-19 केस चल रहा था, और ये काफ़ी सक्सेस भी रहा था। हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था ई संजीवनी ओपीडी का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें
फ़ोन नंबर था, उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते थे जब कोविड-19 का दौर चल रहा था। अभी भी ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी ये दोनों चलाया जा रहा है। ये इसमें फ़ोन नंबर था, उस पे फ़ोन करके डॉक्टरों से सलाह ली जाती थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। कोविड-19 के दौरान घरों जब लॉकडाउन था तो लोगों को घरों से निकलने पे बैन था, तो उसी दौरान ई संजीवनी और ई ओपीडी को लॉन्च किया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखने के लिए स्वीकृति दी है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन, और हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटका राज्य में। और हुबली में ही एक रेलवे का म्यूज़ियम भी अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसे लॉन्च किया था प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने। प्रहलाद जोशी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है हुबली, और पीयूष गोयल हमारे रेलवे मंत्री हैं। और कई सारे नाम अभी परिवर्तित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके मैं उन सबको बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। इलाहाबाद सिटी का नाम, ये इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन ही है, इसका नाम प्रयागराज रामबाग हो गया है। इलाहाबाद छिउकी, इसका नाम प्रयागराज छिउकी हो गया है। और प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन हो गया है। ये सारे उत्तर प्रदेश के थे। और कर्नाटका का हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। देखिए, हुबली रेलवे स्टेशन ये है कर्नाटका में, हुगली नदी है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ में भारत प्रशांत में आर्थिक, सामरिक चुनौतियों पर पहली त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लिया? भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तीनों ने पहली त्रिपक्षीय बातचीत में भाग लिया, जिसमें भारत प्रशांत में आर्थिक क्षेत्र और सामरिक चुनौतियों पर वार्ता की गई। इस वार्ता में इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों के विदेश सचिवों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। तीनों देशों के विदेश सचिवों ने आपस में आर्थिक और सामरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करी। हमारे जो विदेश सचिव हैं उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक ट्रांस वसा से मुक्त विश्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? देखो, जो फैट होता है इसमें दो तरीके के फैट होते हैं। एक तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड फैट, इसमें से बैड फैट कौन है? तो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ये दोनों ही बैड फैट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरीके जो ट्रांस फैट होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो इसे समझ रहे होंगे, ट्रांस मतलब भी समझ रहे होंगे, और सैचुरेटेड मतलब मैं आपको ये ऐसे समझा दूं कि जब कोई चीज़ एकदम सैचुरेशन पे होती है तो वो रिएक्शन ना के बराबर करती है, तो सैचुरेटेड फैट उसे बोलते हैं। जब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो फिर इसका डाइजेशन कैसे होगा? इसी वजह से ट्रांस फैट जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है। स्टेबल होने का इन द सेंस कि जब ये स्टेबल है तो फिर रिएक्शन नहीं करेगा, और जबकि जो सिस होते हैं ये रिएक्शन करते हैं। सिस ट्रांस ये केमिस्ट्री का टर्म है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये भी केमिस्ट्री का ही टर्म है। तो सैचुरेटेड फैट भी बहुत ही कम रिएक्शन, जो चीज़ सैचुरेट होती है वो बहुत कम रिएक्शन करती है, जो ट्रांस होती है वो हाईली स्टेबल होती है। इसलिए ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट दोनों ही मिनिमम रिएक्शन करते हैं, और इसीलिए इनको बैड फैट बोला जाता है, क्योंकि बिना रिएक्शन के डाइजेशन संभव नहीं होता है। और इससे क्या होता है, हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो इसी वजह से जो ट्रांस वसा है, ट्रांस फैट है, इसे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है WHO द्वारा पूरे विश्व को 2023 तक। जबकि गुड फैट किसे बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3, ये दोनों तरीके के जो फैट हैं इनको गुड फैट बोलते हैं। और भारत ने एक लक्ष्य रखा है मलेरिया फ्री होने के लिए 2030 टारगेट है भारत का, और टीबी फ्री होने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त होने के लिए भारत का जो लक्ष्य है 2025 है। तो 2023 WHO का ट्रांस वसा से मुक्त विश्व करने का लक्ष्य है। 2030 भारत मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। 2025 भारत ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त होने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों की श्रेणी में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ईज 20 पुरस्कारों में किस बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ईज 20 अवार्ड की बात करें तो ये सीधे सीधे ये रिफॉर्म अवार्ड है, मतलब कि आपने कितना अधिक अपने बैंक में रिफॉर्म किया है। ये टोटल इसके कुल 6 पिलर होते हैं। इन 6 पिलर पे जो बैंक सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट कार्य करता है उसे ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये कौन कौन से पिलर हैं? एक तो जिम्मेदार बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से जो भी शिकायतें आती हैं उसके निराकरण के लिए कितना जिम्मेदार है वो बैंक। ग्राहकों की जवाबदेही, ग्राहक का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको आप टालने के बजाय उसको कैसे बता रहे हो कि अभी नेटवर्क नहीं है, या इन सब चीज़ों से संबंधित है। उदयमान मित्र, आपका कैसा व्यवहार है अपने ग्राहकों के साथ। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब है कि जो एक समाज का पिछड़ा तबका है, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए आप कैसी बैंकिंग सुविधा को प्रदान कर रहे हो। साथ ही साथ लोन डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कैसे लोन दिए हैं और कितनी रिकवरी करी है उसकी, और मैनेजमेंट और HR, इन सारे पिलर पे ही ईज रिफॉर्म का पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। ईज रिफॉर्म का जो पुरस्कार मिला इस वर्ष फर्स्ट रैंक पे रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ईज रिफॉर्म में जो दूसरा स्थान था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जबकि इसमें तीसरे स्थान पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के परीक्षण के लिए मंच का शुभारंभ किया है? ये कंपनी है मास्टर कार्ड। सबसे पहले ये जान लेते हैं आंसर, मास्टर कार्ड है इसका। अब समझते हैं क्वेश्चन। देखो, अभी धीरे धीरे जो करेंसी है ये डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अभी इसमें टाइम लगेगा लेकिन फिर भी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ा जा रहा है। डिजिटल करेंसी इन द सेंस कि आपके मोबाइल फ़ोन में ही आपकी करेंसी रहेगी, वो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करोगे, कैश की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए जो सेंट्रल बैंक हैं, हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना है। इसी तरीके से हर देश का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है जो कि पूरे बैंकों को गवर्न करने का काम करता है। अब सेंट्रल बैंक जो है, जब कोई देश डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करना होगा तो उसके लिए उसको काफ़ी सारे परीक्षण करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे चीज़ों को कि वो चोरी ना हो। मतलब डिजिटलीकरण से संबंधित करेंसी की बात होगी तो पूरी तरीके से सेफ्टी से संबंधित सारे चीज़ों का उसको परीक्षण करना पड़ेगा उस देश के सेंट्रल बैंक को, जिसको भी लॉन्च करना होगा। इसके लिए ही मास्टर कार्ड ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि अब कोई भी अभी देखिए मास्टर कार्ड का अभी क्या काम है। अभी जो मास्टर कार्ड है ये ATM इशू करता है अलग अलग बैंकों के लिए। अब आप देखोगे SBI का भी ATM मास्टर कार्ड बनाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM भी मास्टर कार्ड बनाता है। जो मास्टर कार्ड है ये न्यूयॉर्क USA की एक कंपनी है, अजय बंगा इसके CEO हैं, और इसका काम बैंकिंग से रिलेटेड ही होता है। अभी मास्टर कार्ड क्या, ATM कार्ड इशू करने का काम कर रहा है अलग अलग बैंकों के लिए, लेकिन अब इसने एक नए मंच का शुभारंभ किया है जो किससे संबंधित है, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के परीक्षण के लिए। अब कोई बैंक अगर चाह रहा है कि वो अपने देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा तो उसके लिए क्या होगा कि उसे जो भी शोध करना है, जो भी परीक्षण करना है, वो मास्टर कार्ड से संपर्क करके ये काम कर सकता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन से सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी का टेस्ट किया,
तो ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने सबसे पहले डिजिटल करेंसी के लिए टेस्ट किया है और उसकी जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम है ई क्रोना, EKRONA, ई क्रोना नाम से स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने खुद अपनी डिजिटल करेंसी का टेस्ट किया। अब स्वीडन का सेंट्रल बैंक खुद अपनी डिजिटल करेंसी से कर रहा है टेस्ट। अब जिसको टेस्ट कराना है मास्टर कार्ड से, वो मास्टर कार्ड से संपर्क कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मास्टर कार्ड ने डिजिटल मुद्राओं के परीक्षण मंच का शुभारंभ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए NSDL पेमेंट बैंक के साथ किस बीमा कंपनी ने समझौता किया है? देखिए, जब कोई बैंक और बीमा कंपनी एक दूसरे के लिए काम करती हैं तो इसे बोला जाता है बैंकासुरेंस। बैंक और इंश्योरेंस एक साथ काम कर रहे हैं तो बैंकासुरेंस। बैंक में इंश्योरेंस पॉलिसियों को सेल आउट करने का काम किया जा रहा है तो ये बैंकासुरेंस होता है। NSDL एक पेमेंट बैंक है महाराष्ट्र का और इसने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंकासुरेंस के लिए समझौता किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी होगा वो NSDL पेमेंट बैंक में के थ्रू ग्राहक खरीद सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, अब कुछ और बैंक का इंश्योरेंस में बोल रहा हूँ, इसे आप नोट करोगे, कभी भी ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। बैंकासुरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और इसका इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंकासुरेंस है। यूको बैंक का दो कंपनी के साथ है, एक तो SBI लाइफ और दूसरा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का जो बैंकासुरेंस है ये कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ। बिरला इंश्योरेंस का जो है ये आंध्रा बैंक के साथ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस ये अलग है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लाइफ के जो है पॉलिसी को सेल आउट करने का काम करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI लाइफ ये दोनों बैंकासुरेंस हैं। जो SBI लाइफ है ये सब्सिडरी ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने नीति आयोग के साथ मिलकर सी कोड्स इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। सी कोड्स इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है डेल टेक्नोलॉजी ने। क्या है ये सी कोड इनोवेशन चैलेंज? इसमें महिलाओं में, फीमेल्स में नवाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसे सी कोड्स इनोवेशन चैलेंज का प्रमुख उद्देश्य। और जो नीति आयोग है ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवाचार को एक उत्कृष्टता तक लेके जाना चाह रहा है भारत में। नवाचार इन द सेंस कि कोई भी नए काम के लिए जो भी परीक्षण होते हैं उनको करके और नए नए कामों को करना ही नवाचार होता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही नीति आयोग ने सी कोड इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है डेल टेक्नोलॉजी की मदद से। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये योजना आयोग को भंग करने के बाद उसके स्थान पे ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी जब मोदी सरकार की मोदी गवर्नमेंट 1 बनी थी। ये मई 2014 में बनी थी और 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग भंग करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री देश के होते हैं, यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं तथा इसके CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय टेनिस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय टेनिस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल जैन को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखो, कोई भी मंत्रालय है, वो विदेश मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो या फिर एमएसएमई सेक्टर हो या फिर कोई सा भी मंत्रालय हो, पर्यावरण मंत्रालय हो, हर एक मंत्रालय में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा मंत्री जो होता है उसे बोलते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो हैं कौन से राज्य मंत्री? विदेश मंत्रालय के, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन ने ही 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं, लेकिन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क लॉन्च करा है? आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क लॉन्च किया है। ये क्या है सेल्फ चेक कियोस्क? सेल्फ चेक कियोस्क में ये किसी भी ऑफिस, मॉल या फिर स्कूल कहीं पे भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। फिर कोई भी उस बिल्डिंग में घुसने से पहले सबसे पहले सेल्फ चेक कियोस्क में जाएगा और ये डिजिटल तरीके से व्यक्ति का पूरा हेल्थ अपडेट बता देगा। मुख्यतः ये हेल्थ अपडेट जो होगा वो कोविड-19 इन्फेक्शन से संबंधित होगा। इसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का जो है एक व्यू मिल जाएगा कि इस व्यक्ति का क्या कैसे चल रहा है। और अगर कुछ सिम्टम कोविड-19 से मैच करता है तो उसे उस ऑफिस, उस मॉल या फिर उस स्कूल या उस भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ ये तो हो गया इसका सेल्फ चेक कियोस्क, और साथ ही साथ इसमें 360 डिसइंफेक्ट करने का भी एक चैम्बर बनाया गया है, जिसमें जो एक तो आपके बॉडी का चेकअप हो गया, दूसरे अब आपकी जो बिलोंगिंगनेस है, हैंकी, पेन, कीज़, ड्रेस जो आप पहने हैं, उन सबको भी ये 360 डिग्री शुद्ध कर देगा कोरोना वायरस कोविड-19 से। और इसे विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी के कुछ काम जो कोविड-19 से संबंधित हैं उनका यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ मैं। आप इसे कई बार रिवाइज कर चुके हो और अभी दोबारा रिवाइज कर रहे हो। क्वारंटाइन एप्लीकेशन, क्वारंटाइन ऐप को आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। नेज़ल जेल, ये एक जेल है जो नाक के पास लगाया जाता है जिससे नाक के रास्ते कोरोना वायरस अंदर नहीं जा सकता है, इसे भी आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। स्मार्ट स्टेथोस्कोप, यानी कि जो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनने का काम करते हैं डॉक्टर्स, और हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का जो एक पार्ट होता है, जो एक सिरा होता है, वो हार्ट पे रखा जाता है पेशेंट के। लेकिन स्मार्ट स्टेथोस्कोप में क्या है कि बिना पेशेंट को छुए ही ये हार्ट बीट को डॉक्टर के कानों तक पहुंचाने का काम करेगा। इसे भी किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे का 3 काम, क्वारंटाइन ऐप, नेज़ल जेल, स्मार्ट स्टेथोस्कोप। वॉश करो ऐप, ये आईआईटी दिल्ली का है। ये ऐप क्या है कि बार बार ये आपको, अगर आप ऐप इंस्टॉल रखते हो मोबाइल में, तो हाथ धुलने के लिए बार बार आपको याद दिलाएगा, क्योंकि हाथ धुलना कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहा है। वार्ड बॉट, ये एक रोबोट है जो पेशेंट एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए दवाएं और खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम करता है, जिसका नाम है वार्ड बॉट। इसे आईआईटी रोपर ने विकसित किया। शुद्ध अल्ट्रावायलेट लाइट, शुद्ध एक उपकरण है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, भीड़ भाड़ वाली जगहें, रोड, इन सबको डिसइंफेक्ट करने का काम करती है, पूरी तरीके से शुद्ध करने का काम करती है। इसको भी आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने कोरोना किलर बॉक्स को भी विकसित किया है, जिसमें आप अपने कीज़, रिंग्स, हैंकी, टाई, इन सबको कोविड-19 मुक्त कर सकते हो। तो ये सारे आईआईटी के काम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमानों के पहले जत्थे को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है?
देखो क्या होता है ये स्क्वेडन। सबसे पहले अगर इस जो स्क्वेडन है इसका हिंदी जान लेंगे, इसका मतलब होता है बेड़ा। बेड़ा मीन्स कि एक स्क्वेडन में कई सारे जो है वायुसेना के, ये सिर्फ स्क्वेडन वर्ड एयरफोर्स के लिए नहीं, ये नेवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, नेवी के लिए भी। अब क्या है कि एक एक स्क्वेडन में कई सारे हवाई जहाज़ या कई सारे शिप या कई सारे लड़ाकू विमान या कई सारे हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। इन हर स्क्वेडन की एक नंबरिंग होती है और हर स्क्वेडन का अपना एक नाम होता है। तो जो राफेल, भारत 36 राफेल विमानों को खरीद रहा है फ्रांस की डैसॉल्ट कंपनी से। अब उसका पहला जो ग्रुप था, पहला जत्था था 5 विमानों का, वो भारत आ चुका था। उसे किसी स्क्वाड्रन में भारत को शामिल करना था। तो भारत का जो 17वां स्क्वाड्रन है जिसका नाम है गोल्डन एरो, उसमें इसको शामिल किया गया। गोल्डन एरो ये अम्बाला एयरबेस का स्क्वाड्रन है, 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो ये अम्बाला एयरबेस का स्क्वाड्रन है। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने उस कराते समय क्वेश्चन बताया भी था कि जो ये 5 विमान आए हैं ये अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर इनको उतारा गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस श्रेणी के तहत WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता है? WSIS विजेता पुरस्कार ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए जाने वाला ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये किसी भी देश की राज्य सरकार या फिर किसी भी देश के केंद्र सरकार के किसी भी योजना के लिए दिया जा सकता है। बस ये वो योजना WHO के मानक पे खरी उतरे। तो इसमें जो वेस्ट बंगाल सरकार है इसने लगातार दूसरे वर्ष इनाम जीता। दूसरे वर्ष ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया। पिछले वर्ष इनको कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए ई गवर्नेंस का पुरस्कार मिला था और इस वर्ष वेस्ट बंगाल सरकार को सबुज साथी प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। WSIS पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को इस वर्ष सबुज साथी प्रोजेक्ट के लिए। और पिछले वर्ष भी हमारे देश की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये पुरस्कार जीता था, कन्याश्री प्रकल्प योजना। क्या है सबुज साथी पुरस्कार जिसको यूनाइटेड नेशन ने सम्मान दिया? सबुज साथी प्रोजेक्ट क्या है जिसको यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया? देखो ये सम्मान ऐसे दिया जाता है कि इसमें ये नहीं है कि कितना इफ़ेक्टिव है आप, मतलब कि किस लिए ये किया जा रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं। आपने जो योजना स्टार्ट की है उसका जो क्रियान्वयन है, यानी कि वो कितने अच्छे तरीके से की जा रही है, बिना भेदभाव के लोगों को उसका फ़ायदा दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को इसे पुरस्कार देने के दौरान यूनाइटेड नेशन देखता है। तो सबुज साथी प्रोजेक्ट जो है इसमें क्लास 11th और 12th के जो छात्र हैं वेस्ट बंगाल के, पूरे वेस्ट बंगाल के, उनको वहाँ की सरकार द्वारा बाइसिकल प्रदान की गई। और ये इस वर्ष ई गवर्नेंस श्रेणी का WSIS पुरस्कार विजेता बना। और पिछले वर्ष कन्याश्री प्रकल्प योजना था वेस्ट बंगाल सरकार की योजना, जिसको यूनाइटेड नेशन ने सम्मान दिया था। ये योजना के तहत जो महिलाएं थी उनको 25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा था वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा। और इस योजना में करीब 67 लाख लड़कियों को लाभान्वित किया गया था कन्याश्री प्रकल्प योजना के तहत। और इसीलिए ई गवर्नेंस श्रेणी का उत्कृष्टता का पुरस्कार यूनाइटेड नेशन द्वारा पिछले वर्ष भी वेस्ट बंगाल को दिया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वर्ष कन्याश्री प्रकल्प के लिए वेस्ट बंगाल को यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए जाने वाला WSIS पुरस्कार दिया गया था। इस वर्ष वेस्ट बंगाल को सबुज साथी प्रोजेक्ट के तहत WSIS पुरस्कार जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है ई गवर्नेंस श्रेणी में, वो दिया गया है। लगातार 2 वर्षों से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन द्वारा ई गवर्नेंस श्रेणी का सम्मान का अवार्ड जीत रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का
संयुक्त राष्ट्र का जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वो एक अभियान चला रहा है बच्चों के अधिकार के लिए फॉर एवरी चाइल्ड नाम से। इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडिया के बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कक्षा श्रृंखला लॉन्च करने के लिए नेस्कॉम फ्यूचर के साथ भागीदारी की है? नेस्कॉम फ्यूचर के साथ भागीदारी की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेस्कॉम ये इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली भारतीय कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट जो है ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इससे सभी वाकिफ़ हैं। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है लैपटॉप्स और कंप्यूटर के लिए। इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको अमेरिका में है और बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं, सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। अब नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कक्षाएं प्रदान करेंगे और एक लक्ष्य है 2021 के अंत तक इससे लगभग 10 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जाए। नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कक्षा श्रृंखला से 10 लाख छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है 2021 के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जो जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल ऋण उत्पाद योजना लॉन्च करेगा। सफल ऋण उत्पाद योजना को लॉन्च करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैविक कपास मीन्स कि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो डाला जाएगा वो पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा। कहीं पे भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसी से इस कपास की उत्पत्ति की जाएगी, इसका उत्पादन किया जाएगा। जो कपास की फसल होगी उसमें सिर्फ जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मदद से ही उगाया जाएगा और इसके लिए सफल ऋण उत्पाद योजना को लॉन्च कर रहा है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? क्या है ये पिगरी मिशन? पिगरी मिशन मतलब कि जो पिग होती हैं उनको पालने से संबंधित, यानी सूअर पालन से संबंधित है पिगरी मिशन। ये भारत के मेघालय सरकार ने पूरे भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन शुरू किया है। और क्या है पिगरी सूअर पालन के फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो जो मीट का रेशियो होता है पिग में ये बहुत ही ज़्यादा होता है अन्य जो खाने वाले जीव होते हैं उनकी तुलना में। साथ ही साथ इनके मीट को विदेशों में इंपोर्ट करने के लिए, मतलब विदेशी लोग सूअर के मीट को, पिग के मीट को काफ़ी पसंद करते हैं। इसको पॉर्क मीट बोलते हैं। पॉर्क मीट को काफ़ी पसंद किया जाता है विदेशी लोगों द्वारा, तो इसके इंपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लेदर निकलता है मीट के बाद, जो इसका लेदर निकलता है उसका भी उपयोग विभिन्न कामों में लिया जाता है क्योंकि इसकी लेदर भी काफ़ी अच्छी होती है, मोटी होती है। तो लेदर मीट रेशियो ज़्यादा, इंपोर्ट रेशियो ज़्यादा, यानी कि शुगर जो पिगरी होती है, जो सूअर पालन होता है, ये एक दृष्टि से काफ़ी अच्छा बिजनेस सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मेघालय सरकार द्वारा वहाँ के जो लोग हैं जो सूअर पालन करना चाहते हैं उनके लिए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया गया जिसमें उनको इसके पिगरी मिशन यानी कि सूअर पालन से संबंधित परीक्षण के साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक तरीके से भी सपोर्ट किया जा रहा है मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कॉनरैड सांगमा और शिलांग मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक परियोजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत पोस्ट ने 5 स्टार गांव योजना शुरू की है। भारत डाक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इंडियन पोस्ट ये काम करता है केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो ग्रामीण एरिया है उसमें डाक विभाग का 100% कवरेज हो, इस वजह से ही एक योजना शुरू की गई है डाक विभाग द्वारा 5 स्टार गांव। तो
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5 स्टार गांव ये किस विभाग की योजना है या किससे संबंधित योजना है, तो इंडियन पोस्ट भारतीय डाक से संबंधित ये योजना है। और भारतीय डाक इंडियन पोस्ट केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और हमारे केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।